ऑब्जर्वेशन को, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कैंट स्टोल ऑब्जर्वेशन दिए कहाँ गए हैं। तो कैंट स्टोल ऑब्जर्वेशन जो हम हमेशा स्टडी करते हैं, ये कैंट की जो फिलॉसफी की बुक है, लेक्चर्स ऑफ होम्योपैथिक मटीरियल, लेक्चर्स ऑफ होम्योपैथिक फिलॉसफी जो कैंट ने लिखी थी, उस फिलॉसफी की टेक्स्ट बुक के अंदर ये कैंट स्टोल ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं डॉक्टर कैंट के द्वारा। इसको याद रखने के लिए एक निमोनिक यूज किया जाता है जो होता है PLANATFSANWS। अब इसको याद कैसे रखें? तो इसको याद रखने के दो तरीके होते हैं। या तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो बोल करके कि प्लैनेट फसा इसकी न्यूज़ दो, प्लैनेट फसा न्यूज़ दो। तो उसको अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो PLANAT जो है ये प्लैनेट बन जाएगा, FSA जो है ये फसा बन जाएगा, और NWS जो है ये न्यूज़ बन जाएगा। एक तरीका ये है इस निमोनिक को याद करने का। या दूसरा तरीका आप ऐसे याद रख सकते हो कि इसको ऐसे करके याद रखिए कि प्लान, पहले वर्ड जो है आपका प्लान बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा एट, प्लान एट, एक जगह के लिए प्लान बनाया आपने। फिर FSH करके एक हार्मोन होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उस फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन में H की जगह पर आप A कर दो बस, ठीक है, तो वो बन जाएगा FSA। और फिर नॉर्थ वेस्ट साउथ करके 3 डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ वेस्ट साउथ, तो इनके पहले वर्ड को लिख लो NWS, ऐसे करके आप ले लो। तो ये दूसरा वाला जो निमोनिक है ये थोड़ा सा टफ पड़ता है, इसमें अगर आपने सीक्वेंस चेंज कर दिया, आपने वेस्ट नॉर्थ साउथ कर दिया, तो आपका ऑब्जर्वेशन के नंबर चेंज हो जाएंगे। तो इसका रिकमेंडेशन मेरे साइड से नहीं रहेगा, मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा आपको कि आप ये जो पहला वाला तरीका है ना याद रखने का, प्लैनेट फसा न्यूज़ दो वाला, इससे आप इस निमोनिक को याद रखिए, आपको ईजी पड़ेगा। या फिर आप इससे भी याद कर सकते हैं, प्लान FSH नॉर्थ वेस्ट साउथ, जो भी आपको ईजी पड़े उस तरीके से आप निमोनिक को याद रख लीजिएगा। इस निमोनिक को मैं क्यों याद करा रहा हूँ, क्योंकि ये जो ऑब्जर्वेशन है इनके नंबर आप चेंज नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 5वां ऑब्जर्वेशन आपको याद आया तो आपने उसको पहला बना दिया, 8वें नंबर का ऑब्जर्वेशन याद आया तो आपने उसको 7वां बना दिया, बीच का एक याद नहीं आया तो। अगर आपने नंबर चेंज करे तो सारी चीज़ें गड़बड़ा जाएगी। इनके नंबर प्रीफिक्स्ड है, इसके नंबर को आप चेंज नहीं कर सकते किसी भी स्टेट में। तो इनको याद रखने के लिए हम इस शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। इसमें P से एक आपका ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होगा, एक L से होगा, एक A से होगा, एक N से होगा। तो इस तरीके से सारे ऑब्जर्वेशन आपको बाय हार्ट, बाय टिप ऑफ द टंग याद होने चाहिए। जब आप उनको अच्छे से याद कर लोगे सारे ऑब्जर्वेशन को, जैसे ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का यहाँ पर लिखा हुआ है, ये ऑब्जर्वेशन है टोटल, तो इसको जब आप अच्छे से इस लाइन को याद कर लोगे तो जब भी आप इसको एब्रीवेशन में देखोगे तो आपको याद रहेगा कि जो भी सेंटेंस P से शुरू हो रहा है वो सबसे पहले यहाँ पर आएगा, ठीक है, स्टार्टिंग यहीं से होगी। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, आपको एग्जाम में ईजी पड़ेगा। एग्जाम में जब भी आप पेपर देने जाते हैं तो आपको एक रफ पेपर मिलता है पेपर के शुरुआत के पहले। तो शुरू में ऐसा नहीं करना होता है कि आप कभी भी पेपर देने आते हैं तो आपकी एंट्री जल्दी करा ली जाती है। पेपर टाइमिंग जैसे 1 बजे से है मान लो, तो आपको 12 बजे ही वहाँ पे एंट्री दे दी जाती है। हमेशा 1 आध घंटा पहले आपको इंटर करा लिया जाता है। उसके बीच में आपको ये साइनिंग वगैरह कराई जाती है, साइन कराई जाती है, आपका कंप्यूटर चालू करके दिया जाता है, बाकी चीज़ें की जाती है, तो आपको एक रफ पेपर भी मिलता है। अब ये पेपर ऐसा होता है जो आप अपने साथ तो बाहर से लाए नहीं होते, वहाँ से ब्लैंक पेपर आपको दिया जाता है। तो आप क्या करिएगा, उस टाइम का यूटिलाइजेशन किया करिएगा, वहाँ पर बैठ के दूसरे स्टूडेंट्स को मत ऑब्जर्व किया कीजिएगा या चैटिंग मत किया कीजिएगा आजू बाजू वालों से कि कैसा पेपर है, तैयारी कैसी है। आप उस टाइम को यूटिलाइज करिए। वो जो रफ पेपर मिलता है ना, उस पर 3-4 चीज़ें बहुत अच्छे से लिख लीजिए। सबसे पहले तो आप उस पर ये वाला जो एब्रीवेशन है, प्लान एट FSA NWS लिख लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको पता है जो वहाँ पर आने वाला है इसको लेकर के, तो ये आपका टाइम बचाएगा। एग्जाम में एक एक सेकंड बहुत वैल्यूबल होता है। तो जब आप एग्जाम में कैंट स्टोल ऑब्जर्वेशन देखेंगे, आप वहाँ पे लाइन देखेंगे, तुरंत अपने इस निमोनिक पे आइए, देखिए कौन से अक्षर से वो लाइन शुरू हुई है, इसके हिसाब से कौन सा टैली हो रहा है, इसको नंबर को गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, जो भी नंबर आपका आ रहा है उस नंबर को ऑप्शन को टिक करिए, आगे बढ़िए। आपने अपने सीधे सीधे 20 सेकंड बचाए जो लास्ट में आपको रेफरेंस के टाइम पे काम आएंगे। दूसरा, आप उसमें हमेशा एक मोनोग्राफ का जो चार्ट होता है वो बना लिया कीजिए, उसकी भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगी। एक आप विटामिन की जो डेफिशिएंसी वाला होता है उसको लिख लिया कीजिए। 3-4 चीज़ें होती हैं जो आप उस पेपर पे बहुत आराम से छोटी छोटी जगहों पे लिख सकते हैं, क्योंकि इनके क्वेश्चंस लगभग फिक्स होते हैं, आते ही आते हैं। फैमिलीज़ के बारे में आप लिख सकते हैं, जो कॉमन फैमिलीज़ हैं, जो चीज़ें आपको याद नहीं, जो आपने सुबह सुबह पढ़ी थी, ईयर्स के रिगार्डिंग आप लिख सकते हैं, जो चीज़ें अंदर जाके आप या अंदर आने के थोड़ी देर पहले 1-2 घंटे पहले पढ़ के बैठे हैं, जो भूलने का डर है आपको, क्योंकि पेपर में जब क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं 2-3 घंटे बाद, तो कई चीज़ें हम रिसेंटली पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं, तो वो आप लिख सकते हैं। उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा, क्योंकि ये पेपर उन्हीं ने आपको दिया और ये ब्लैंक पेपर है। तो ये आपका टाइम यूटिलाइजेशन में हेल्प करेगा। तो ये निमोनिक का बहुत इंपॉर्टेंस है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर तरीके से, पहले ऑब्जर्वेशन को समझते हैं, ठीक है। कैंट ने सबसे पहली चीज़, ये ऑब्जर्वेशन एक्चुअली है क्या, ये है फॉलो अप सारे, ठीक है। कैंट का कहना है कि जब कभी भी आप मेडिसिन फर्स्ट टाइम पेशेंट को देते हैं, जब कभी भी आपका फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन कंप्लीट होता है, तो उसके बाद जब पेशेंट सेकंड टाइम दिखाने आता है, जब आप सेकंड प्रिस्क्रिप्शन बना रहे होते हैं, तो सेकंड प्रिस्क्रिप्शन के टाइम फॉलो अप के समय आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती है पेशेंट के अंदर। मतलब एक बार अगर आपने पेशेंट को दवाई खिलाई, उस मेडिसिन को खिलाने के बाद पेशेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की जा सकती है, क्या क्या पैटर्न ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। तो कैंट के हिसाब से टोटल 12 पैटर्न ऑब्जर्व किए जा सकते हैं एक दवाई को खिलाने के बाद किसी पेशेंट को। तो उसमें से पहला पैटर्न क्या होता है, देयर इज अ प्रोलॉन्ग एग्रावेशन विच इज फॉलोड बाय फाइनल डिक्लाइन ऑफ द पेशेंट। यानी अगर मैं ये कहूँ कि ये वाला एक जो ग्राफ मैंने बनाया है,
ये वाली कंडीशन में पेशेंट मेरे पास सबसे पहले आया था, ये उसकी एक नॉर्मल या ऑप्टिमम कंडीशन थी, इस पॉइंट पर वो मेरे पास आया था सबसे पहली बार, ठीक है। ये एग्रावेशन है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ जो है वो एम्लियोरेशन है। तो ये मेरे पास आया, मैंने उसको दवाई दी, और मेरी दवाई खाने के बाद क्या हुआ, प्रोलॉन्ग एग्रावेशन, एक लंबा सा एग्रावेशन चलता चला गया, ठीक है। ये जो है पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट ये डेथ का पॉइंट है, और ये जो लोएस्ट मोस्ट पॉइंट है ये क्योर का पॉइंट है, ठीक है। तो मेरी दवाई देने के बाद प्रोलॉन्ग एग्रावेशन पेशेंट के अंदर देखने को मिला, कंडीशन जो है वो बिगड़ते चली गई, और कहां तक कर बिगड़ी, फॉलोड बाय फाइनल डिक्लाइन ऑफ द पेशेंट, यानी पेशेंट की जान जाने तक कर कंडीशन जो है बिगड़ते चले जा रही है। यानी कि जो ग्राफ इसका बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि केस में ऑप्टिमम पॉइंट पे या शुरुआती पॉइंट में जब मेडिसिन दी गई, वहां से जब आपने पेशेंट को नोटिस किया तो फाइनल रिजल्ट क्या मिला, डेथ की तरफ जाता हुआ एक पेशेंट देखने को मिला, एक ऐसा पेशेंट मिला जो डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, डिटोरिएशन की तरफ जा रहा है, एग्रावेशन की स्टेट में जाता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। तो ये पहला ऑब्जर्वेशन हो सकता है कि अगर आप किसी पेशेंट को दवाई खिला रहे हो तो दवाई के बाद एक सबसे वर्स्ट फाइंडिंग आपको ये देखने को मिल सकती है कि पेशेंट की केस जो है वो बहुत बुरी तरीके से बिगड़ गया। तो इसको अगर ऐसी फाइंडिंग आपको मिल रही है तो आप क्या इंटरप्रिटेशन निकालोगे, आपको क्या आइडिया लगेगा उसको देख करके कि क्या चीज़ पेशेंट के साथ एसोसिएटेड हो सकती है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपके दिमाग में आएगी कि ये जो केस था वो इनक्योरेबल था। एक कैंसर का पेशेंट को अगर आप कोई भी दवाई खिलाते हो तो वो केस परमानेंट लास्ट स्टेजेस कैंसर की आप पेशेंट को खिलाते हो तो रिकवरी पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे डिटोरिएशन ही मिलेगा ऑल्दो आप कितनी भी अच्छी दवाई खिला दो। तो पहला ऑब्जर्वेशन तो आपका ये, पहला इंटरप्रिटेशन तो ये बन सकता है इस तरीके के ऑब्जर्वेशन को देख करके कि ये केस जो है ये इनक्योरेबल था, इस इनक्योरेबल केस की वजह से यहाँ पर जो पेशेंट की स्टेट है वो कंटिन्यूसली बिगड़ते चली गई। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि यहाँ पर कोई इरिवर्सिबल पैथोलॉजी डेवलप हो चुकी है, जैसे सिरोसिस ऑफ लिवर डेवलप हो चुका है, अब उसको ठीक नहीं किया जा सकता, रिवर्ट बैक नहीं किया जा सकता। जो इरिवर्सिबल पैथोलॉजी होती है वहाँ से रिवर्ट बैक करके नॉर्मल स्टेट पर नहीं लाया जा सकता। तो केस जो है वो ऑटोमेटिकली इनक्योरेबल बन गया है। इस इनक्योरेबल केस की वजह से यहाँ पर जो पेशेंट है वो क्योर की तरफ नहीं जा रहा है, ऑल्दो हमारा सिलेक्शन सही है। इसमें एक चीज़ ज़रूरी है, आपका सिलेक्शन जो है वो सही होना चाहिए। अगर आपका सिलेक्शन ही सही नहीं है तो फिर तो ये वाला ऑब्जर्वेशन काम ही नहीं करेगा, दूसरा ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिलेगा, उसकी हम आगे बात करेंगे। या फिर आपने जो दवाई दी है वो बहुत डीप एक्टिंग दे दी है। हमेशा आप याद रखना, कैंट हमेशा कहते हैं कि जब भी किसी भी ऑर्गेनिक चेंजेस देखने को मिले, हैनीमन ने भी ये चीज़ कही है कि ऑर्गेनिक चेंजेस आपको मिले, ऑर्गेनिक चेंजेस का मतलब क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स मिले, मतलब ऑर्गन के अंदर डैमेज देखने को मिले, जैसे वॉल्वुलर लीजन्स आपको देखने को मिले, किसी ऑर्गन के अंदर आपको पिगमेंटेशन देखने को मिले, किसी ऑर्गन के अंदर बुल्ला फॉर्मेशन देखने को मिले या स्वेलिंग्स देखने को मिले, तो ये सब क्या है, ये ऑर्गेनिक चेंजेस है। फंक्शनल या फिजियोलॉजिकल चेंजेस नहीं बचे, यहाँ पर एनाटॉमिकल चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो जब भी किसी ऑर्गन पे ऑर्गेनिक चेंजेस मिलते हैं तो वहाँ पर हमेशा सुपरफिशियल मेडिसिन दी जाती है, या वहां पर हमेशा लो पोटेंसी में मेडिसिन दी जाती है। और जब भी ऑर्गेनिक चेंजेस नहीं रहते हैं तो फिर हम हाई पोटेंसी की तरफ जा सकते हैं और डीप एक्टिंग रेमेडीज की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि अगर आपने ऑर्गेनिक चेंजेस पे डीप एक्टिंग रेमेडी दे दी और वहां पे ड्रग प्रूविंग हो गई तो वो ऑर्गन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा और पेशेंट की जान का खतरा होगा। तो तीन चीज यहां पर ऑब्जर्व की जा सकती है जब कभी भी पेशेंट की कंडीशन कंप्लीट तरीके से डिटोरिएट होती है, तो या तो तीन चीजों में से कोई भी एक चीज मिल सकती है आपको, केस इनक्योरेबल हो सकता है, इरिवर्सिबल चेंजेस मिल सकते हैं वहां पर, या फिर जो दवाई आपने दी है वो बहुत ही ज्यादा डीप एक्टिंग आपने दवाई दे दी है पेशेंट के अंदर, जिसकी वजह से उसकी कंडीशन जो है वो बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। अब ऑब्वियस सी बात है, आपने उस ग्राफ में देखा था कि ग्राफ कैसा जा रहा था, डिटोरिएशन की तरफ जा रहा था, डेथ की तरफ क्लोज जा रहा था। तो यहाँ पर प्रोग्नोसिस जो मिलेगा आपको वो पुअर मिलेगा। पेशेंट की क्योरेबिलिटी के चांसेस क्या है, बहुत ही बेकार है। अगर आपने किसी पेशेंट को, आप क्लिनिक पे बैठे हैं, दवाई दी और उस दवाई के बाद से उसका केस कंटिन्यूसली बिगड़ता जा रहा है, तो इसका एक ही इंडिकेशन है कि वो जो है पेशेंट वो क्योर स्टेट में नहीं है, आपने केस खराब कर दिया और केस बिगड़ चुका है। अब ये केस को अगर सुधारना भी चाहो तो सुधरेगा नहीं है। तो पुअर प्रोग्नोसिस ये बताता है। अब आपको क्या करना चाहिए फॉलोअप में, तो कैंट बताते हैं ऐसे केस में सुपरफिशियल मेडिसिन देनी चाहिए। अगर इनक्योरेबल केस है तो आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाओगे, अगर इरिवर्सिबल पैथोलॉजी है तो आप चाह करके भी कुछ नहीं कर पाओगे। बट अगर आपने डीप एक्टिंग रेमेडी दे दी होगी तो उसको आप करेक्ट कर सकते हो सुपरफिशियल मेडिसिन को देकर अगले केस में। तो अगर इसमें दो तरीके की ऑब्जर्वेशन ऐसी है जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता, वहां पे डेथ निश्चित है, पेशेंट की मरना तय है। बट अगर आपने डीप एक्टिंग मेडिसिन दी है तो उसको आप सुधार सकते हो, अगले केस में 30 पोटेंसी के साथ एक सुपरफिशियल रेमेडी को स्टार्ट कर सकते हो। और क्या पॉइंट्स आपसे बना करके पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन विच ऑब्जर्वेशन शोज इनक्योरेबिलिटी। चार ऑप्शन दे देगा वो, ऑब्जर्वेशन नंबर 1, ऑब्जर्वेशन नंबर 2, ऑब्जर्वेशन नंबर 3, ऑब्जर्वेशन नंबर 4। तो इन सब में किस में से ऑब्जर्वेशन में आपको इनक्योरेबिलिटी देखने को मिलती है, तो इस वाले ऑब्जर्वेशन के अंदर आपको इनक्योरेबिलिटी देखने को मिलती है। किस ऑब्जर्वेशन के अंदर इरिवर्सिबिलिटी देखने को मिलती है, इस ऑब्जर्वेशन के अंदर इरिवर्सिबिलिटी देखने को मिलती है। कौन सा ऑब्जर्वेशन कैंट के अकॉर्डिंग सबसे वर्स्ट ऑब्जर्वेशन होता है, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कैंट के हिसाब से सबसे वर्स्ट ऑब्जर्वेशन होता है। इसमें ऑब्जर्वेशन नंबर 12 भी आता है जो सबसे वर्स्ट ऑब्जर्वेशन कंसिडर किया जाता है। तो एकदम शुरुआत का ऑब्जर्वेशन और एक सबसे आखिरी का ऑब्जर्वेशन, ये दोनों ही ऑब्जर्वेशन कैंट के हिसाब से सबसे वर्स्ट होते हैं, सबसे बेकार ऑब्जर्वेशन होते हैं। दोनों ही कंडीशन में पेशेंट की जान को भयंकर खतरा आपको देखने को मिलता है। तो ये था आपका ऑब्जर्वेशन नंबर 1। फिर आते हैं हम ऑब्जर्वेशन नंबर 2 पर। ऑब्जर्वेशन नंबर 2 का ग्राफ अगर हम बनाए तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा।
ये अगेन ये वाला पॉइंट था, ओरिजिन पॉइंट था जहां पर पेशेंट आपके पास आया था। ऊपर का पॉइंट एग्रावेशन पॉइंट है और नीचे का पॉइंट जो है वो एम्लियोरेशन पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपने दवाई दी, उस दवाई को देने के बाद क्या हुआ पेशेंट के अंदर कि उसकी कंडीशन जो है वो थोड़े समय तक कर एग्रावेट करी, बिगड़ते चली गई। ऊपर का टॉप मोस्ट पॉइंट डेथ का है और नीचे का टॉप मोस्ट पॉइंट जो है वो क्योर का है। थोड़े समय तक कंडीशन बिगड़ने के बाद आपने देखा कि उसकी कंडीशन में सुधार आया और वो पेशेंट धीरे धीरे, थोड़ा लंबा समय लग रहा है पर धीरे धीरे सुधार की तरफ जा रहा है। इस तरीके का ग्राफ बनते हुए अगर आपको देखने को मिले तो ये हमेशा सेकंड ऑब्जर्वेशन को बताता है कि दवाई देने के बाद थोड़े समय के लिए, थोड़े लंबे समय के लिए पेशेंट के अंदर एग्रावेशन मिला था, उसके बाद पेशेंट ने धीमे धीमे तरीके से फाइनल इंप्रूवमेंट दिखा दिया, कंडीशन जो है उसमें सुधार हुआ। पहले कुछ महीने कुछ दिनों तक का दिक्कतें बढ़ी, उसके बाद पेशेंट की कंडीशन अब सुधार की तरफ जा रही है। तो अब चूंकि कंडीशन सुधार की तरफ जा रही है तो इसका प्रोग्नोसिस कैसा होगा? इसका प्रोग्नोसिस गुड होगा, कंडीशन में सुधार किया जा सकता है। पर यह सुधार जो है वो लंबा समय ले रहा है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग केस आपको देखने को मिल रहा है। तो इसमें क्या इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हो आप? इसका इंटरप्रिटेशन ये निकल सकता है कि पेशेंट जो है वो क्योरेबल और इनक्योरेबल के बीच की स्टेट में अभी, यहाँ पर वो है बिल्कुल बॉर्डर लाइन इनक्योरेबल कंडीशन के पास में। अगर थोड़ा और समय होता या थोड़ा और लेट आता पेशेंट आपके पास इलाज कराने तो वो इनक्योरेबल बन जाता, वो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में चले जाता। पर अभी वो बॉर्डर लाइन पर है, क्योरेबिलिटी और इनक्योरेबिलिटी के बीच में है। यहाँ पर अभी रिवर्सिबल चेंजेस पॉसिबल है, तो कंडीशन को हम रिवर्ट बैक कर पा रहे हैं, पर उसमें थोड़ा सा वक्त लग रहा है क्योंकि डैमेज काफी ज्यादा हो चुका था ऑलरेडी। तो यहाँ पर इस वजह से आपको देखने को मिल रहा है टिश्यू चेंजेस भी यहाँ पर ऑकर हो चुके थे। आप सभी ने पैथोलॉजी में के अंदर सेल इंजुरी का टॉपिक पढ़ा है। सेल इंजुरी के टॉपिक में आपने देखा था रिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं और इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं। तो रिवर्सिबल चेंजेस में भी आपको मॉर्फोलॉजिकल टिश्यू चेंजेस देखने को मिल रहे थे। तो यहाँ पर भी टिश्यू चेंजेस तो डेवलप हो चुके हैं, पर वो ऑल्दो अभी रिवर्सिबल स्टेट में, इसलिए इसको सुधारा तो जा सकता है पर ये बहुत समय लेगा सुधारने में। ये चीज आपको देखने को मिलती है। तो बॉर्डर लाइन इनक्योरेबल केस मिल जाए, रिवर्सिबल चेंजेस मिल जाए या मार्क टिश्यू चेंजेस आपको देखने को मिले, तो मार्क टिश्यू चेंजेस इसके अंदर भी देखने को मिलेंगे। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में भी मार्क टिश्यू चेंजेस मिलेंगे पर वो इरिवर्सिबल चेंजेस होंगे। दूसरा, ये ऑब्जर्वेशन एक अच्छा ऑब्जर्वेशन समझा जाता है पर इसमें समय बहुत ज्यादा लगता है क्योर होने में। अगली कंडीशन में आपको क्या करना होता है? आपको वो जो मेडिसिन है उसकी पोटेंसी थोड़ा सा बढ़ानी होती है ताकि पेशेंट को क्योर की तरफ बढ़ाया जा सके। इसके रिमार्क क्या मिलेंगे? क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है आपसे? क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो कौन सा ऑब्जर्वेशन है आउट ऑफ द फॉलोइंग जो रिवर्सिबिलिटी को बताता है या जिसमें रिवर्सिबल इंजुरी आपको देखने को मिलती है। तो ये वाला जो ऑब्जर्वेशन है सेकंड, इसके अंदर आपको एक रिवर्सिबल इंजुरी देखने को मिल रही है पेशेंट के अंदर। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद आते हैं हम थर्ड ऑब्जर्वेशन पे। ये एक हाई वैल्यू ऑब्जर्वेशन होता है, इससे काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ये एक ऐसा ऑब्जर्वेशन होता है जो एक होम्योपैथ को हमेशा डिजायरेबल होता है। वो हमेशा चाहता है कि उसके केस में जब भी दवाई दे तो वो थर्ड ऑब्जर्वेशन को फॉलो करे। ये क्या कहता है? एग्रावेशन इज क्विक, शॉर्ट, स्ट्रॉन्ग विथ रैपिड इंप्रूवमेंट ऑफ द पेशेंट। अगेन वही वाला ग्राफ बनाते हैं हम। इसने कहा एग्रावेशन बहुत क्विक है, शॉर्ट है और स्ट्रॉन्ग है। तो बहुत थोड़े से समय के लिए एग्रावेशन हुआ और उसके बाद पेशेंट जो है वो कंप्लीटली इंप्रूव कर गया। ठीक है, कंप्लीटली क्योर हो गया, एग्रावेशन ज्यादा लंबी खींची नहीं और रैपिडली जो पेशेंट था वो कंप्लीटली आपको इंप्रूवमेंट की स्टेट में दिखाने लगा खुद को। तो इस तरीके का जो ऑब्जर्वेशन होता है इसको हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन समझा जाता है होम्योपैथी के अंदर। एक होम्योपैथिक डॉक्टर के द्वारा ये ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा प्रेफरेबल किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यहाँ पर कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस थे नहीं, कुछ फंक्शनल चेंजेस थे छोटे मोटे, और वो भी रिवर्सिबल फंक्शनल चेंजेस थे। जैसी दवाई दी, हल्का सा होम्योपैथिक एग्रावेशन हुआ और उसके बाद जो केस है वो वापस से क्योर की तरफ चला गया। इसका प्रोग्नोसिस कैसा होगा? क्योंकि जल्दी से रैपिड क्योर हो रहा है पेशेंट के अंदर, रैपिड इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, तो प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा होगा। और हमेशा कोई भी डॉक्टर होम्योपैथ के द्वारा जो मोस्ट डिजायर पूछा जाए आपसे ऑब्जर्वेशन कौन सा होता है, तो वो थर्ड ऑब्जर्वेशन होता है। फॉलोअप में क्या करना है? अब आपने काम कर दिया है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ वेट एंड वॉच करना है पेशेंट के क्योर होने का। तो यहां पर सिर्फ प्लेसिबो प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके रिमार्क के रिगार्डिंग बात करें तो रिमार्क ये बनता है कि आपसे पूछा जा सकता है होम्योपैथिक एग्रावेशन कहां पर दिया गया है। तीन तरीके के एग्रावेशन होते हैं, एक होम्योपैथिक एग्रावेशन होता है, एक मेडिसिनल एग्रावेशन होता है, एक डिसीज एग्रावेशन होता है। तो अभी हम होम्योपैथिक एग्रावेशन की बात करें, तीनों एग्रावेशन कैंस्टुअल ऑब्जर्वेशन में फॉलो होते हुए अलग अलग ऑब्जर्वेशन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन जो है वो होम्योपैथिक एग्रावेशन को बताता है। होम्योपैथिक एग्रावेशन का मतलब क्या होता है कि दवाई खाई और उस दवाई के सिम्टम्स पेशेंट के अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो गए और उसी ड्रग के जो आपने ड्रग्स दी थी और उसके बाद पेशेंट को बहुत जल्दी रिलीफ भी लगना स्टार्ट हो गया, पेशेंट इज स्टार्टिंग टू फील बेटर। इसे हम कहते हैं होम्योपैथिक एग्रावेशन। और जब पेशेंट को बेटर फील ना हो पर दवाई के सिम्टम्स पेशेंट के अंदर डेवलप होने लगे तो फिर उसे मेडिसिनल एग्रावेशन कहा जाता है। और जब बीमारी के सिम्टम बढ़ने लगे पेशेंट के अंदर तो उसे डिसीज एग्रावेशन कहा जाता है। तो होम्योपैथिक एग्रावेशन किस ऑब्जर्वेशन पे अप्लाई होता है वो देखने को मिलता है, वो आपको थर्ड ऑब्जर्वेशन पे अप्लाई होता है वो देखने को मिलता है। पूछा जाए बेस्ट ऑब्जर्वेशन फॉर अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ फिजिशियन, फिजिशियन के पर्सपेक्टिव से सबसे बेस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सा है? तो याद रखिएगा सबसे बेस्ट ऑब्जर्वेशन जो है फिजिशियन के एस्पेक्ट से वो यही वाला ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिलता है, थर्ड वाला। वो कौन सा ऑब्जर्वेशन है जिसका प्रोग्नोसिस सबसे अच्छा होता है, सबसे बेस्ट प्रोग्नोसिस होता है? तो वो आपको थर्ड ऑब्जर्वेशन का ही देखने को मिलता है। रिवर्सिबिलिटी इसमें मिलती है क्या? हाँ, इसमें रिवर्सिबिलिटी मिलती है, तभी तो क्योर पॉसिबल हो पा रहा है पेशेंट के अंदर। फिर आते हैं फोर्थ ऑब्जर्वेशन पे। फोर्थ ऑब्जर्वेशन के अंदर कोई भी एग्रावेशन नहीं हो रहा है, डायरेक्टली पेशेंट के अंदर एम्बुलेशन देखने को मिल रहा है। ये ग्राफ था, इस तरीके से पेशेंट जो है वो क्योर हो जा रहा है डायरेक्टली।
पर अब यहाँ पर आप बोलोगे ये तो उससे भी अच्छा है, जहाँ पहले वाले ग्राफ को हमने पढ़ा था उसमें थोड़ा सा एग्रावेशन हो रहा था और फिर पेशेंट क्योर की तरफ जा रहा था, जबकि इसमें तो डायरेक्टली क्योर की तरफ जा रहा है। तो इस ऑब्जर्वेशन के साथ आपको लगेगा कि ये वाला तो उससे ज्यादा बेहतर है। तो इसको समझने के लिए आप एक बार फिफ्थ ऑब्जर्वेशन को भी देखो। अगर आप फिफ्थ ऑब्जर्वेशन को देखोगे ना और इसका ग्राफ बनाओगे तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कहता है एम्लुरेशन कम्स फर्स्ट फॉलोड बाय एग्रावेशन। इसका ग्राफ भी पहले एम्लुरेशन दिखाता है और फिर एग्रावेशन की तरफ जाता है, इस तरीके से बनता है। तो दोनों ही कंडीशन में, फिफ्थ कंडीशन में भी और फोर्थ कंडीशन में भी अगर आप देखें तो इनिशियल फेज में दोनों को अगर आप देखें तो दोनों में आपको एम्लुरेशन इनिशियल फेजेस में देखने को मिलता है, फिफ्थ के अंदर भी और फोर्थ के अंदर भी। पर जहां फोर्थ पूरी तरीके से क्योर हो जाता है एक लंबी स्टेट के बाद, और वहीं फिफ्थ जो है वो थोड़े टाइम के बाद एग्रावेशन दिखाने लगता है। इसी कारण से हम फोर्थ को ज्यादा रिलाय नहीं मानते, क्योंकि यहां पर एग्रावेशन की जगह एम्लुरेशन तो मिल रहा है, पर क्या पता वो वापस से फोर्थ की जगह पे फिफ्थ फॉलो हो रहा हो वहां पे और एक दिक्कत बढ़ जाए। तो यहां पे डाउटफुल आपको होते हुए देखने को मिलेगा एक फिजिशियन, श्योरिटी उसके अंदर आपको नहीं देखने को मिलेगी। इस वजह से ये ऑब्जर्वेशन को सबसे बेस्ट नहीं माना जाता है। हालांकि ये जो ऑब्जर्वेशन है ये हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर को बताता है। हैनीमन का हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर क्या है? रैपिड, जेंटल, परमानेंट क्योर, कोई भी दिक्कत ना हो पेशेंट को, ऐसा क्योर होना चाहिए। तो ये वाला ग्राफ आप देखो, पेशेंट को कहीं भी कोई एग्रावेशन मिल ही नहीं रहा है, एग्रावेशन एक्सेस पे कुछ जा ही नहीं रहा है, तो ये हाईएस्ट आइडियल ऑफ द क्योर को इंडिकेट करता है। ऑल्दो ये हाईएस्ट आइडियल ऑफ द क्योर को इंडिकेट करता है, पर एक फिजिशियन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस ऑब्जर्वेशन पे कभी रिलाय नहीं करते, क्योंकि ये डाउटफुल होता है, ये फिफ्थ के साथ भी एसोसिएटेड हो सकता है और वहां पर फिर आपसे गलती होने के चांसेस देखने को मिल सकते हैं। तो हमारा क्या चॉइस रहेगी? हमेशा एक डॉक्टर के एस्पेक्टिव से अगर पूछा जाए विच इज योर बेस्ट ऑब्जर्वेशन, तो ऑलवेज गो फॉर थर्ड ऑब्जर्वेशन, जो आपका बेस्ट ऑब्जर्वेशन कंसिडर किया जाता है। डायग्राम एस्पेक्ट से वो इस तरीके से ये वाला ऑब्जर्वेशन बनता है, नो एग्रावेशन विद मार्क्ड एम्लुरेशन आपको देखने को मिल रहा है। इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? इसका इंटरप्रिटेशन, क्योंकि हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर अप्लाई हो रहा है, मतलब सिमिलिमम सिलेक्ट करिए आपने। दवाई जो दी है वो एक्यूट केस में सिमिलिमम दी है। शुरुआत की कंडीशन में ये जो एम्लुरेशन है फटाक से आपको मिल रहा है, तो एक्यूट केस में तो ये हमेशा सिमिलिमम सिलेक्टेड बता रहा है कि पेशेंट जो है वो क्योर की तरफ ही जाएगा। क्रॉनिक केस में डाउटफुल हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि ये फोर्थ फॉलो हो रहा हो तो पेशेंट क्योर हो जाए, या ये भी हो सकता है कि ये फिफ्थ फॉलो हो रहा हो, आगे जाकर के केस बिगड़ जाए और बिगड़ता हुआ कॉम्प्लिकेटेड देखने को मिले। तो इसी वजह से क्या होता है, ये हमेशा क्रॉनिक केसेस में एक डाउटफुल ओरिजिन को इंडिकेट करता है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? अगर एक्यूट कंडीशन की हम बात करें तो एक्यूट कंडीशन में रिवर्सिबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है, क्रॉनिक कंडीशन में ये रिवर्सिबिलिटी एज वेल एज इरिवर्सिबिलिटी दोनों में से किसी को भी इंडिकेट कर सकता है। प्रोग्नोसिस कैसा मिलेगा? क्योंकि इस कंडीशन में, इस ऑब्जर्वेशन के अंदर हमें पेशेंट का जो ग्राफ है वो क्योर की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है, तो ये जो है गुड दिखाएगा, पर एक्यूट केसेस में ओनली। क्रॉनिक केसेस में हो सकता है कि आगे जाकर के ये बिगड़ भी जाए केस, तो ये पुअर भी दिखा सकता है फिफ्थ ऑब्जर्वेशन के साथ सिमिलरिटी दिखाते हुए। तो क्रॉनिक में हमेशा हम डाउटफुल रहते हैं, पर एक्यूट केस में इसका प्रोग्नोसिस जो होता है वो हमेशा गुड आपको देखने को मिलता है। क्या करना होता है आगे? नेक्स्ट आपकी स्टेप क्या होगी? अगर एक्यूट केस है तो कुछ नहीं करना है, वेट एंड वॉच करो, प्लेसिबो दो, पेशेंट ठीक हो जाएगा। अगर क्रॉनिक केस है और आपको लग रहा है कि यार ये केस डाउटफुल जा रहा है, इसमें कोई एग्रावेशन आया नहीं है, होम्योपैथिक एग्रावेशन आ जाए मतलब क्योर हो गया है, थर्ड ऑब्जर्वेशन जैसा कुछ मिला नहीं है हमको कहीं पर भी, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है? वहां पर रीकेस्टिकिंग करके एक अच्छी वाली मेडिसिन जो है वो सिलेक्ट करनी होती है। इसका इंपॉर्टेंट रिमार्क ये है कि आपसे पूछा जा सकता है हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर जो है वो किस ऑब्जर्वेशन के अंदर आपको देखने को मिलता है, तो दैट इज सीन इन आपका फोर्थ ऑब्जर्वेशन। फिर आते हैं फिफ्थ ऑब्जर्वेशन पे। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन का ग्राफ मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। यहां पर जो आपको ग्राफ देखने को मिल रहा है कि एम्लुरेशन कम्स फर्स्ट फॉलोड बाय एग्रावेशन। पेशेंट के अंदर एम्लुरेशन पहले देखने को मिल रही है और उसके बाद जो कंडीशन है उसकी वो फार मोर वर्स होते हुए, बिगड़ते हुए आपको देखने को मिल रही है। उसके अंदर एग्रावेशन वापस से चालू हो रहा है। तो पहले तो थोड़ा आराम मिला, आराम मिलने के बाद वापस से कंडीशन बिगड़ रही है। तो ऐसा क्यों हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है कि जब आपने सिर्फ 2-4 मेन सिम्टम सुने पेशेंट के और उस 2-3 मेन सिम्टम के बेसिस पे दवाई दी थी, कंप्लीट टोटलिटी बनाई नहीं उसकी, सिर्फ सिलेक्टिव टोटलिटी बनाई, सिम्टोमेटिक टोटलिटी पूरी ना बना करके आपने सुपरफिशियल टोटलिटी बनाई, 4 सिम्टम मेन सुने उस पर दवाई दे दी। तो जो 4 सिम्टम थे उसको तो दवाई ने रिमूव कर दिया, पर बचे सिम्टम्स रिमूव नहीं कर पाया, पेशेंट की कंडीशन वापस से बिगड़ गई। तो यहाँ पर एक तरीके से आपकी दवाई ने पैलिएटिव एक्शन का काम किया, थोड़े से समय के लिए उसकी जो कंप्लेंट्स थी उसको दबा दिया, वापस से फिर वो दवाई का असर खत्म होने के बाद कंप्लेंट बढ़ गई, क्योंकि पेशेंट क्योर की तरफ नहीं गया। तो यहां पर और एक चीज ये भी हो सकती है कि पेशेंट का केस जो है वो इनक्योरेबल हो, आइदर आपका सिलेक्शन गलत हो। अगर आपका सिलेक्शन गलत है तो आपकी दवाई जो है वो कंप्लीट क्योर, कंप्लीट रिलीफ नहीं पहुंचा पाएगी, थोड़े टाइम के बाद कंडीशन वापस से बिगड़ जाएगी। या फिर अगर आपका सिलेक्शन सही है, आपने सिमिलिमम दी है, तो फिर केस इनक्योरेबल हो सकता है कि वो केस ही क्योरेबिलिटी की तरफ नहीं था, तो आपने दवाई कितनी भी अच्छी दे दो, थोड़े टाइम के बाद तो वो बिगड़ेगा ही, इनक्योरेबल केस है क्योंकि वो। तो ये चीज आपको फिफ्थ ऑब्जर्वेशन के अंदर देखने को मिल सकती है। दोनों ही स्थिति में आखिर का अंजाम आप देखोगे तो आप देखोगे एग्रावेशन की स्टेट में जा रहा है पेशेंट, यहीं पर डेथ के करीब करीब जा रहा है। तो इसका प्रोग्नोसिस अगर आप देखोगे तो हमेशा आपको पुअर देखने को मिलेगा फिफ्थ ऑब्जर्वेशन का।
फॉलोअप में क्या करना है, फॉलोअप में ये समझना है कि हमारी दवाई हमने जो दी थी वो सही है या नहीं है। अगर दवाई सही है तो केस इनक्योरेबल है, अगर दवाई सही नहीं है तो फिर हमारी गलती है कोई ना कोई, तो रीकेस चेकिंग करके सही फिर दवाई को सिलेक्ट करना होता है। ऐसा किस किस केसेस में मिल सकता है, जब भी जो डॉक्टर कीनोट प्रिस्क्रिप्शन करते हैं 4 5 6 सिम्टम्स उनके दवाई दे देते हैं, उनके केस में हमेशा फिफ्थ ऑब्जर्वेशन मोस्ट कॉमनली आपको देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट है, कीनोट प्रिस्क्रिप्शन पे कैंट का फिफ्थ ऑब्जर्वेशन फॉलो होता है। या फिर इनक्योरेबिलिटी के केस में अगर सही सिलेक्शन चला जाए तो उसमें भी ये ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिलता है। देन आते हैं हम सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन पे। यहां पर आपको मिल रहा है टू शॉर्ट रिलीफ ऑफ द सिम्टम्स। पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं वो थोड़े समय के लिए ही सिर्फ पेशेंट को रिलीफ दे रहे हैं, ठीक है। जैसे ये इस तरीके से बना केस, थोड़ा सा रिलीफ मिला, शॉर्ट रिलीफ मिला, और फिर वापस से उसकी कंडीशन वैसी बन गई जैसी थी वो, जैसे स्टेट में आपके पास वो ओरिजिन पॉइंट पे आया था, आपकी दवाई खाई, थोड़े से समय तक उसको आराम मिला, फिर वापस से वैसी की वैसी कंडीशन उसकी बन गई। तो ये क्या रहा, टू शॉर्ट रिलीफ ऑफ द सिम्टम, थोड़े से समय के लिए रिलीफ आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। इसका इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है, पेशेंट ने कोई ऐसी हरकत कर ली है या आपके दवाई बनाने वाले डिस्पेंसर ने ऐसी कोई हरकत कर दी है जिससे दवाई की क्वालिटी गिर गई है। आपने सिलेक्शन सही था, आपकी दवाई सही थी, पेशेंट को आपने बोला था स्मोकिंग नहीं करनी है, ठीक है, अल्कोहल नहीं पीना है, मस्टरबेशन नहीं करना है, ऐसी बहुत सारी डाइट में ये फालतू चीज़ें नहीं खानी है, ऑयली फूड नहीं खाना है, उसने सब खाया, उसने सारी चीज़ें बेकार करी, जिसकी वजह से मेडिसिन का एक्शन जो था, हर्ब्स सूप्स पी लिए उसने, कॉफ़ी पी ली, तो ये सब चीज़ों से क्या है, मेडिसिन का एक्शन जो है वो पूरी तरीके से खराब कर दिया गया। तो आपने शुरुआत में तो क्योर के लिए अच्छी दवाई दी थी, थोड़ा सा क्योर अचीव भी हुआ था, पेशेंट की हरकतों की वजह से वो क्योर जो है वो स्पॉइल हो गया, वापस से वो स्टैंड स्टिल कंडीशन में पहुंच गया। तो आइदर ये गलती पेशेंट कर सकता है या जिसने दवाई बनाना था उसने मक्कारी करी, उसने ढंग की दवाई, क्वालिटी की दवाई नहीं बनाई वहां पर, ठीक है, तो उस वजह से भी ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। तो पहली ऑब्जर्वेशन तो ये हो सकती है, टू शॉर्ट रिलीफ ऑफ द सिम्टम, थोड़े समय के लिए पेशेंट को आराम मिल रहा है, फिर वापस से वही स्टेट में पहुंच जा रहा है वो। डिफरेंस ये ऊपर वाले ऑब्जर्वेशन और इसमें कि ऊपर वाले ऑब्जर्वेशन में जो कंडीशन है वो एग्रावेशन में जाकर के खत्म हो रही है, मतलब वो आपके पास इस इंटेंसिटी पे आया था, थोड़ा सा आराम मिला, पर आगे जाकर के उसकी कंडीशन और फार मोर वर्स हो गई, ये फिफ्थ ऑब्जर्वेशन में मिलेगा। जबकि सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन में क्या है, जिस स्टेट पे आया था उसी स्टेट पे उसकी कंडीशन वापस लौट जाएगी, थोड़ा सा आराम दे करके। ये दोनों में डिफरेंस है। एक तो ये इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि पेशेंट ने कोई हरकत करी जिससे केस बिगड़ा, दूसरा ये हो सकता है कि एक्यूट कंडीशन में उसके अंदर इतना ज्यादा डैमेज हो चुका था कि आपकी दवाई ने एकदम से उसको आराम देने की कोशिश करी, तो उसकी बॉडी उसको झेल नहीं पाई, तो पहले थोड़ा सा रिलीफ तो हुआ, फिर वापस से कंडीशन स्टैंड स्टिल पे चलेगी। क्रॉनिक केस में क्या है, इनक्योरेबिलिटी की कंडीशन देखने को मिल रही है। इनक्योरेबिलिटी की वजह से वहां पर क्योंकि मार्क्ड स्ट्रक्चरल चेंजेस हो गए थे, इरिवर्सिबिलिटी देखने को मिल रही थी, तो आपकी दवाई क्या कर सकती थी, कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ थोड़ा सा पैलिएट करेगी, थोड़ा सा आराम देगी, पर कंप्लीटली क्योर तो नहीं कर पाएगी पेशेंट को। तो ये चीज आपको देखने को मिल रही है। प्रोग्नोसिस कैसा है, एंड रिजल्ट तो कोई क्योर की तरफ जा ही नहीं रहा है, एम्बुलेशन रेंज में तो आ ही नहीं रहा है, तो इसका प्रोग्नोसिस आपको पुअर ही देखने को मिलेगा। करना क्या होगा, दवाई को बार बार रिपीट करना होगा, क्योंकि पेशेंट ने स्पॉइल किया होगा। अगर ये देखो, दो केस में तो आप कुछ नहीं कर सकते, अगर वायलेंट इंटरनल रिएक्शन है तो कुछ नहीं कर सकते, इनक्योरेबिलिटी तो कुछ नहीं कर सकते, पर अगर पेशेंट ने इस केस को स्पॉइल किया होगा तो आप बार बार दवाई को रिपीट करके उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा करके या पोटेंसी को बढ़ा करके केस को वापस से स्टेब्लिश कर सकते हो, रीस्टेब्लिश किया जा सकता है। खासियत क्या मिलेगी इस तरीके के केसेस में, या तो पेशेंट ने कोई गलती करी है या दवाई बनाने वाले ने कोई गलती करी है, या फिर क्या मिल सकता है आपको, पेशेंट के अंदर इनक्योरेबिलिटी का केस देखने को मिल सकता है। फिर आते हैं हम सेवंथ ऑब्जर्वेशन पे। सेवंथ ऑब्जर्वेशन का अगर ग्राफ बनाए तो फुल टाइम एम्बुलेशन बट नो रिलीफ टू द पेशेंट। तो पेशेंट को अगर आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, तो यहां पर पेशेंट के अंदर एक फुल टाइम एम्बुलेशन आपको देखने को मिल रहा है, पूरे समय उसकी कंडीशन में आराम मिल रहा है, पर वो क्योर की तरफ नहीं जा रहा है। ये पॉइंट क्योर का है, क्योर से पहले ही वो एक स्टेट पे बना हुआ है। अब यहाँ पे एग्रावेशन नहीं मिल रहा है आपको, ना ही पुरानी स्टेट में नहीं मिल रहा है वो आपको, कि जिस स्टेट में आपके पास आया था उससे तो कंप्लेंट बेहतर है, पर पूरी तरीके से ठीक नहीं हो रहा है पेशेंट। ऐसी कंडीशन मिलेगी, फुल टाइम एम्बुलेशन मिल रहा है बट नो रिलीफ टू द पेशेंट, कंप्लीट रिलीफ जो है पेशेंट के अंदर वो आपको नहीं मिल पा रहा है। तो इसका इंटरवेंशन क्या हो सकता है, पेशेंट एक एक्सटेंट तक कर ही क्योरेबल है, पेशेंट के अंदर क्योर जो है वो लिमिटेड है। अब इसके कई कारण हो सकते हैं, एजिंग हो सकता है, ज्यादा उम्र हो चुकी है पेशेंट की, तो पूरी तरीके से ठीक करवाना पॉसिबल नहीं है। जैसे वो बोल रहा है कि हमारे बहरापन है, ठीक है, सुनने में दिक्कत हो रही है, 70 साल का पेशेंट आकर के बोल रहा है, या 50 साल का पेशेंट, 80 साल का पेशेंट आपके बोल रहा है कि हम सेक्सुअली फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, अब इसमें क्योरेबिलिटी नहीं है, वो एक लिमिट है उसकी, एजिंग की वजह से वो इसके आगे कर ही नहीं सकता वापस कंप्लीट क्योर उसको। तो यहाँ पर आप कितनी भी अच्छी दवाई दे दो, उसको जवान तो बना नहीं दोगे आप कि उसकी हियरिंग चालू हो जाए, वापस सेक्सुअल एक्टिविटी चालू हो जाए। तो यहाँ पर एक लिमिट ही होती है, लिमिटेशन आपको देखने को मिलती है कि इरिवर्सिबल चेंजेस आपको ऑर्गन के अंदर या तो देखने को मिल रहे हैं या लिमिटेशन देखने को मिल रही है। जैसे कोई पेशेंट है, उसकी एक किडनी का सर्जरी हो गई है, निकाल दी गई है, अब आप कितनी भी अच्छी दवाई खिला दो तो उससे नई किडनी तो उक्के नहीं आएगी उसके अंदर। तो यहाँ पर पेशेंट जो है वो एक एक्सटेंट तक ही क्योरेबल था, उस एक्सटेंट तक आपकी दवाई ने खींच के उसको क्योर कर दिया, अब इसके बियॉन्ड तो नहीं कर सकती वो, क्योंकि नई किडनी बना नहीं सकती वो। तो ये चीज आपको देखने को मिल सकती है, लिमिटेशन का केस हो, या इरिवर्सिबल चेंजेस डेवलप हो चुके हो, या फिर इनक्योरेबिलिटी हो, जिसको आपकी सिमिलीमम ने जितना आराम दे सकती थी पेशेंट को उतना आराम दे दिया, उसके बाद वो आराम नहीं दे पा रही है। अब ध्यान दीजिएगा, क्या वो क्योर की तरफ गया, क्या पेशेंट कंप्लीटली ठीक हुआ, नहीं हुआ, तो प्रोग्नोसिस कैसा मिलेगा, प्रोग्नोसिस पुअर ही मिलेगा यहाँ पर। ऑल्दो पेशेंट को आराम है, आपका ट्रीटमेंट जब तक कर वो खा रहा है तब तक कर उसको आराम है,
पर वो कंप्लीटली क्योर नहीं हो पा रहा। तो जब तक ट्रीटमेंट चलेगा तब तक आराम रहेगा, कंप्लीटली अगर दवाई खाना छोड़ देगा तो दिक्कत बढ़ जाएगी। ट्रीटमेंट क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर उसको बता दो भाई जिंदगी भर ये दवाई खानी पड़ेगी, आपके यहाँ ये कंडीशन है, इसको कंप्लीटली क्योर किया नहीं जा सकता, तो पैलिएटिव ट्रीटमेंट चलेगा। होम्योपैथिक पैलिएटिव ट्रीटमेंट कहाँ पर इंडिकेटेड होता है, वो ये ऑब्जर्वेशन के अंदर देखने को मिलता है। 7th ऑब्जर्वेशन जो कैंट का होता है उसमें होम्योपैथिक पैलिएटिव ट्रीटमेंट दिया जाता है। इनक्योरेबल पेशेंट के अंदर अगर आपको क्योर देखना हो, इनक्योरेबल पेशेंट को अगर ठीक करना हो होम्योपैथी के थ्रू, तो वहाँ पर फिर ये वाला ऑब्जर्वेशन काम करता है कि आपको पैलिएशन ही आपका चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट होगा। क्योर जो है वो एक लिमिट तक ही पॉसिबल था, सिलेक्शन आपका पूरी तरीके से सही था, पर पेशेंट इतना क्योरेबल नहीं था कि उसको पूरी तरीके से ठीक किया जा सके, या इनक्योरेबिलिटी विद द सिमिलिमम। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है 7th ऑब्जर्वेशन के। फिर आते हैं 8th ऑब्जर्वेशन पे। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको आप अगर कोई भी दवाई देते हो, वो दवाई उन पेशेंट के ऊपर ड्रग प्रूविंग स्टार्ट कर देती है। जैसे आपने उसको आर्सेनिक खिलाई तो पूरे आर्सेनिक के सिम्टम उसके अंदर आ गए, आपको लगा ये दिक्कत हो गई, आपने आर्सेनिक बंद करी इस पॉइंट पर, तो वापस से पेशेंट जिस स्टेट पे आया था उसी में आपके पास पहुंच गया। फिर आपने बोला नहीं दूसरी दवाई देते इसको अर्निका देते, तो अर्निका के सिम्टम पूरे आने लगे उसके अंदर, तो आपने बोला ये दिक्कत हो गई, आपने दवाई बंद करी, वापस से वो उसी स्टेट पे आ गया जहाँ पे आपके पास आया था। फिर आपने उसको पोडोफाइलम दी तो पोडोफाइलम की ड्रग प्रूविंग स्टार्ट हो गई उसके अंदर। तो ऐसा पेशेंट आया जिसके अंदर जो भी दवाई खिला रहे हो उसकी प्रूविंग स्टार्ट हो जा रही है। इस तरीके के पेशेंट को हम इडियोसिंक्रेटिक पेशेंट बोलते हैं। इस तरीके की ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पर पेशेंट जो है उसको क्योर नहीं किया जा सकता, जो भी दवाई खिलाओगे उसके सिम्टम आने लगते हैं। तो क्या है पॉइंट इसका, सम पेशेंट प्रूव एवरी रेमेडी दे गेट। जो भी दवाई आप उस पेशेंट को खिलाते हो उस दवाई का सिम्टम उसके अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। इंटरप्रिटेशन क्या मिलेगा आपको, पेशेंट जो है वो इडियोसिंक्रेटिक है। इडियोसिंक्रेटिक अफोरिज्म 117 के अंदर हम यूजुअली पढ़ते हैं। तो इडियोसिंक्रेटिक पेशेंट जो है उसके अंदर ये आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, या केस जो है वो इनक्योरेबल है। इनक्योरेबल पेशेंट के अंदर भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। प्रोग्नोसिस कैसा होगा, कभी भी वो एम्युलेशन लाइन पे तो जा नहीं रहा है, तो हमेशा आपको पुअर प्रोग्नोसिस देखने को मिलेगा। फॉलोअप में क्या करना है, आपको पोटेंसी बदल के देखना है, मेडिसिन बदल के देखना है। हालांकि इडियोसिंक्रेटिक होगा तो ऐसा कोई रिलीफ मिलने नहीं वाला। ये आइडियल प्रूवर की या बेस्ट प्रूवर की कैटेगरी में डाले जाते हैं हमेशा। बेस्ट प्रूवर के साथ हम इसको हमेशा याद रखते हैं कि ऐसे पेशेंट जो है ड्रग प्रूविंग में बहुत काम आते हैं। बार बार एक दवाई का एक्शन खत्म होने के बाद दूसरी दवाई इनके ऊपर चेक की जा सकती है। रिमार्क क्या निकलेंगे इसमें से, आपसे पूछा जा सकता है इडियोसिंक्रेटिक पेशेंट कहाँ पर दिया हुआ है, तो आप याद रखना इसके अंदर दिया गया है। अफोरिज्म नंबर 117 का एप्लीकेशन कैंट की कौन सी ऑब्जर्वेशन पे देखने को मिलता है, तो वो आपको 8th ऑब्जर्वेशन पे देखने को मिलता है। 117 जो होता है इडियोसिंक्रेसी होता है। बेस्ट प्रूवर किसको कंसिडर किया जाता है, ऐसे पेशेंट्स को जिसके अंदर हर दवाई के सिम्टम्स जो है फटाक से बार बार प्रूव होने लगे। फिर आता है 9th ऑब्जर्वेशन। 9th ऑब्जर्वेशन पेशेंट के लिए नहीं होता है। कैंट 12 ऑब्जर्वेशन में से 12 में से 11 ऑब्जर्वेशन पेशेंट के लिए होते हैं, और एक ऑब्जर्वेशन ऐसा होता है जो हेल्दी पर्सन के लिए दिया जाता है, वो होता है 9th ऑब्जर्वेशन। 9th ऑब्जर्वेशन में पेशेंट की बात नहीं करते हम, दवाई को अगर आप किसी हेल्दी पर्सन को खिलाओगे तो क्या होगा, ड्रग प्रूविंग होगी। तो ड्रग प्रूविंग यहाँ पर देखने को मिलती है 9th ऑब्जर्वेशन के। यहाँ पर हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ द मेडिसिन अपॉन प्रूवर, यानी कि हेल्दी पर्सन के ऊपर जो दवाई का एक्शन चेक किया जाता है, ह्यूमन ट्रायल्स के ऊपर, हेल्दी ह्यूमंस के ऊपर जो चेक किया जाता है वो 9th ऑब्जर्वेशन में होता है। बाकी 11th ऑब्जर्वेशन जो थे वो क्योर के बारे में बात करते हैं। अब इसमें कोई ऐसा एक्सेस बनेगा ही नहीं। यहाँ पर अगर हम बात करें इस तरीके के एक्सेस बनाने की कोशिश करें कि एग्रावेशन एम्बुलेशन ऐसा कोई एक्सेस बन जाए, तो ऐसा बनेगा ही नहीं, क्योंकि पेशेंट आपके पास डिसीज स्टेट में आया ही नहीं ना। पेशेंट तो खुद ही क्योर स्टेट में आया था, वो तो आपको ऑलरेडी सबसे टॉप मोस्ट बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आपको मिला था। तो यहाँ पर जो भी कंडीशन है वो इसी तरीके से जाएगी, ऊपर की तरफ ही जाएगी हमेशा। तो इसमें कोई एग्रावेशन एम्बुलेशन नहीं हो सकता पेशेंट के अंदर, क्योंकि वो ऑलरेडी क्योर स्टेट में आपके पास था। अगर वो डिसीज होता तो फिर हमारा वाला चार्ट या ग्राफ इस पे बनता, तो इस पर ऐसा कोई ग्राफ आपको बनता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। 9th ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ड्रग प्रूविंग कहां पर अप्लाई होता हुआ देखने को मिलता है, 9th पे मिलता है। फिर आते हैं 10th ऑब्जर्वेशन पे। तो 10th ऑब्जर्वेशन में अब यहां से डायरेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं कि सिम्टम्स किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो व्हेन न्यू सिम्टम्स सीम्स टू अपीयर, पेशेंट आपके पास ए पॉइंट पर आया था, इस ए पॉइंट पर आपने उसको दवाई दी और उस दवाई के सिम्टम पेशेंट के अंदर डेवलप हो गए, और पेशेंट जो है वो 20 टाइप के सिम्टम आपको देने लगा। फिर आपने दवाई दी, सी टाइप के सिम्टम देने लगा। तो इस तरीके के सिम्टम्स जो है एक नए सिम्टम्स चेन आपको देखने को मिल रही है। पेशेंट अपने साथ ए सेट ऑफ सिम्टम लेके आया था, आपकी दवाई खाने के बाद बी सेट ऑफ सिम्टम आने लगे, फिर थोड़ी बहुत दूसरी दवाई दी तो सी सेट ऑफ सिम्टम्स आने लगे। मतलब पेशेंट के सिम्टम्स बार बार बदल रहे हैं। तो इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है, एक तो आपका सिलेक्शन गलत है, आपने सही दवाई नहीं दी। दूसरा हो सकता है ओवर ड्रगिंग का केस हो, आपको जितनी पेशेंट की ससेप्टेबिलिटी है उस अकॉर्डिंग दवाई देनी चाहिए थी, आपने हाई में बहुत ओवर पोटेंसी दवाई दे दी, तो ड्रग प्रूविंग स्टार्ट हो गई पेशेंट के अंदर, तो ये मेडिसिनल सिम्टम पेशेंट के अंदर आने लगे। अब इसका प्रोग्नोसिस कैसा होगा, ऑब्वियसली पुअर होगा। पेशेंट कभी भी एम्बुलेशन रेंज पे तो जाएगा ही नहीं, उसकी कंडीशन बार बार बिगड़ते चले जाएगी, नए नए सिम्टम्स वहां पर ओरिजिनेट होते चले जा रहे हैं पेशेंट के अंदर। तो ये चीज आपको 10th ऑब्जर्वेशन के अंदर देखने को मिल सकती है, प्रोग्नोसिस हमेशा पुअर रहेगा। करना क्या है आपको ऐसे केस में, अगर कंडीशन सीरियस नहीं है तो वेट एंड वॉच करो, ये जो नए सिम्टम्स प्रूविंग के आए हैं उसके ऊपर वो उसको पास हो जाने दो। अगर कंडीशन सीरियस है तो एंटीडोट करो,
और फिर से रीकेस्टिकिंग करके मेडिसिन दो। अगर कंडीशन सीरियस है तो आप ये भी कर सकते हो कि तुरंत आप जो एंटीडोट का वेट मत करो, एंटीडोट में भी थोड़ा समय लगेगा, आप एक नई टोटलिटी तुरंत बना लो जिसमें नए सिम्टम्स जो आए वो भी होना चाहिए और पुराने सिम्टम्स जो आए वो भी होना चाहिए, जिसको हम होम्योपैथी के अंदर कंजॉइंट मैलेडी के नाम से जानते हैं। कंजॉइंट मैलेडी का मतलब होता है नए सिम्टम्स भी और पुराने सिम्टम्स दोनों को लेना। हालांकि इस दौरान आपको ध्यान रखना है कि नए सिम्टम्स पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। पूछा जा सकता है मेडिसिनल एग्रावेशन किस ऑब्जर्वेशन पे अप्लाई होता हुआ देखने को मिलता है, तो 10th ऑब्जर्वेशन पे मेडिसिनल एग्रावेशन देखने को मिलता है। दवाई देने के बाद पेशेंट के अंदर दवाई के सिम्टम्स आ जाना। ऑल्दो ये चीज ध्यान देना होता है यहाँ पर कि पेशेंट को बेहतर फील हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर दवाई देने के बाद दवाई के सिम्टम्स आने लगे पेशेंट में पर पेशेंट को बेहतर फील हो रहा है तो फिर ये मेडिसिनल एग्रावेशन नहीं रहता, इसे होम्योपैथिक एग्रावेशन बोलते हैं, जो ऑब्जर्वेशन नंबर 3 में पढ़ा था हमने। पर अगर दवाई देने के बाद पेशेंट को बेहतर फील नहीं हो रहा है तो ये मेडिसिनल एग्रावेशन होता है, जो कि ऑब्जर्वेशन नंबर 10th में पढ़ रहे हैं हम। मेडिसिनल एग्रावेशन जो दूसरा एग्रावेशन होता है होम्योपैथी के अंदर, वो आपको यहां पर अप्लाई होता हुआ देखने को मिल रहा है। दूसरा पूछा जा सकता है कंजॉइंट मैलेडी का एक्शन आपको कहां पर अप्लाई होता हुआ देखने को मिलता है, कैंट के 10th ऑब्जर्वेशन पे अप्लाई होता हुआ देखने को मिलता है। अनहोम्योपैथिक ट्रीटमेंट कहां पर हो रहा है, यहां पर हो रहा है। आपका सिलेक्शन ही गलत है जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हुई है। फिर आते 11th ऑब्जर्वेशन पे हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर की बात करते हैं हम। व्हेन ओल्ड सिम्टम्स रीअपियर, पुराने सिम्टम्स पेशेंट के वापस से आ जाएं तो ये एक आइडियल क्योर कंसीडर किया जाएगा। हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर सबको पता है, पुराने सिम्टम्स वापस आना, ठीक है, बॉडी में, इसका मतलब होता है कि क्योर की तरफ पेशेंट जा रहा है। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या निकलेगा, क्योरेबल केस है, पेशेंट का केस ठीक किया जा सकता है। होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन है, आपका सिलेक्शन बिल्कुल सही है। या फिर ओवर ड्रिंकिंग का केस भी हो सकता है। ओवर ड्रिंकिंग कंडीशन में भी आप देख सकते हैं कि जो सिम्टम्स हैं वो पेशेंट के अंदर डेवलप होते हुए दोबारा देखने को मिल रहे हैं। प्रोग्नोसिस की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर प्रोग्नोसिस हमेशा गुड मिलेगा क्योंकि पुराने सिम्टम्स आ रहे हैं। ये एक जनरल रूल है, हमेशा हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर में दिया जाता है कि व्हेन सिम्टम्स डिसअपियर इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस, जब भी सिम्टम्स अपने रिवर्स ऑर्डर में डिसअपियर होते हैं तो ये हमेशा क्योर के लिए इंडिकेटिव होता है। क्या करना होता है इसमें, क्योर की तरफ जा रहा है तो छेड़ना नहीं होता, बिल्कुल वेट एंड वॉच करना होता है। अगर ये सिम्टम्स एक पॉइंट पर आकर रुक जाए और आगे वापस ना बढ़े तो फिर ऐसे में एक बार डोज जो है उसको रिपीट कर देना होता है, बस। तो पूछा जा सकता है हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर किस ऑब्जर्वेशन पे अप्लाई होता है, 11th पे अप्लाई होता है। पूछा जा सकता है अफोरिज्म नंबर 280 6th एडिशन का जो है वो किस पे अप्लाई होता है वो देखने को मिलता है। ये हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर के बारे में ही बात की जाती है यहाँ पर, तो ये भी आपको इसी पे अप्लाई होता है वो देखने को मिलता है। पूछा जा सकता है होम्योपैथिक एग्रावेशन किस पे अप्लाई होता है, तो 3rd पे भी होता है, 3rd ऑब्जर्वेशन पे भी होम्योपैथिक एग्रावेशन अप्लाई होता है क्योंकि क्योर की बात कर रहे हैं। एज वेल एज हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर की वजह से ये ऑब्जर्वेशन जो है ये आपको 11th पे भी अप्लाई होता हुआ देखने को मिलेगा। इंटरप्रिटेशन क्या है, क्योरेबल केस है, पेशेंट को ठीक किया जा सकता है। प्रोग्नोसिस कैसा मिलेगा, प्रोग्नोसिस गुड मिलेगा। फिर लास्ट ऑब्जर्वेशन की बात करें, 12th ऑब्जर्वेशन जो है ये बताता है सिम्टम्स आर टेकिंग रॉन्ग डायरेक्शन, यानी डिसीज का एग्रावेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। देखिए मैं आपको एग्रावेशन के हिसाब से बता दूं कि आपके पास पेशेंट आया, इस पॉइंट पर पेशेंट आया था, आपने मेडिसिन दी। अब मेडिसिन देने के बाद 3 तरीके के एग्रावेशन देखने को मिल सकते हैं। पहला एग्रावेशन ये हो सकता है कि पेशेंट की जो बीमारी है वो डिसीज बढ़ जाए, डिसीज इंक्रीज हो जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे, डिसीज एग्रावेशन। बहुत ईजी है, दवाई दी, बीमारी बढ़ गई, डिसीज एग्रावेशन हो गया। दवाई दी, नए सिम्टम्स आ गए। अब इसमें 2 चीजें हो सकती है, नए सिम्टम्स आने के बाद पेशेंट अगर बेहतर फील कर रहा है, पेशेंट को अच्छा लग रहा है, तो ये होम्योपैथिक एग्रावेशन बन जाएगा। अगर दवाई देने के बाद पेशेंट को बेकार फील हो रहा है, नए सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ये मेडिसिनल एग्रावेशन बन जाएगा। तो मेडिसिनल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऑब्जर्वेशन नंबर 10 में मिलता है। होम्योपैथिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऑब्जर्वेशन नंबर 3 पे देखने को मिलता है एग्रावेशन, एज वेल एज ऑब्जर्वेशन नंबर 11 पे भी मिलता है। अब डिसीज एग्रावेशन जो है वो ऑब्जर्वेशन नंबर 12 पे आपको देखने को मिलने वाला है, यानी बीमारी जो है वो बढ़ रही है। पेशेंट की बीमारी के सिम्टम्स कैसे बढ़ रही है आपको कैसे पता चलेगा, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन से, सर्जरी से, पैथोलॉजी से, ये सब्जेक्ट्स आप सारे पढ़ते हैं, इन सब्जेक्ट से आपको आइडिया लग जाएगा कि यार पेशेंट की बीमारी जो है वो डिटोरिएट हो रही है या नहीं हो रही है। मेडिसिनल एग्रावेशन कहाँ से पता चलेगा, मटीरिया मेडिका से। मटीरिया मेडिका के सिम्टम्स अगर उसकी बॉडी में आने लगे तो मटीरिया मेडिका से क्लियर हो जाएगा, और जो डिसीज के सिम्टम्स बढ़ रहे हैं वो आपको अलाइड सब्जेक्ट की किताबों से पता चल जाएगा। तो यहाँ पर पेशेंट की जो बीमारी है वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही है, डिसीज का प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर इंटरप्रिटेशन क्या होगा, डिसीज का प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है। इसका एग्जांपल है कि पहले रोमेटिक फीवर आ रहा था, स्किन के ऊपर ही फीवर आपको देखने को मिल रहा था, बाद में ये अंदर की जॉइंट्स को इन्वॉल्व करने लगा, रोमेटिक जॉइंट वगैरह अफेक्ट करने लगा। उसके बाद ये रोमेटिज्म की जो कंडीशन थी ये रोमेटिक हार्ट को इन्वॉल्व करने लगी, वॉल्व्स को अफेक्ट करने लगी, रोमेटिक हार्ट डिसीज के अंदर केस जो है वो कॉम्प्लिकेट हो गया। तो स्किन में जो डायरेक्शन आप देख रहे हो पेरिफेरी टू सेंटर जा रहा है, बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है। हमेशा हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर में कहा गया है अंदर से बाहर की तरफ जाता है अगर केस तो अच्छा बेहतर समझा जाता है, जबकि बाहर से अंदर की तरफ जब भी केस के डायरेक्शन होता है तो वो फिर डेंजरस होता है। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, या तो सिलेक्शन गलत है या डिसीज इनक्योरेबल है। प्रोग्नोसिस कैसा मिलेगा, प्रोग्नोसिस हमेशा पुअर आपको देखने को मिलेगा। करना क्या होगा, ऐसे केस में आपको एंटीडोट करना है और दोबारा से रीकेस्टिकिंग करके सही दवाई को सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, वो कौन सी कंडीशन है जिसमें डिसीज एग्रावेशन देखने को मिलता है, कौन सा ऑब्जर्वेशन है। तो 12th में आपको डिसीज एग्रावेशन देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको रेट्रोसिडेंट प्रोग्रेस देखने को मिल सकती है। पूछा जा सकता है रेट्रोसिडेंट प्रोग्रेस किस ऑब्जर्वेशन के अंदर देखने को मिलती है। रेट्रोसिडेंट प्रोग्रेस का मतलब होता है पेरिफेरी टू सेंटर जाते हुए अगर कभी आपको डिसीज देखने को मिले तो उसे हम रेट्रोसिडेंट प्रोग्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो वो आपको इसके अंदर देखने को मिल सकती है। वर्स्ट प्रोग्नोसिस याद रखना, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन एज वेल एज 12th ऑब्जर्वेशन, शुरुआत का और आखिर का दोनों ही वर्स्ट समझे जाते हैं।
फर्स्ट में हमने पढ़ा था प्रोलॉन्ग एग्रावेशन एंड फाइनल डिक्लाइन ऑफ द पेशेंट, एकदम से कंडीशन जो है वो बिगड़ते चली जाएगी और पेशेंट की जान चली जाएगी। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन भी वर्स्ट है और लास्ट ऑब्जर्वेशन जो है वो भी वर्स्ट आपको देखने को मिलता है। फिर अगर आपसे कभी पूछ ले वो कि वो कौन सा ऑब्जर्वेशन है जिसमें कोई भी प्रोग्नोसिस आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो नाइन्थ ऑब्जर्वेशन पे कोई भी प्रोग्नोसिस देखने को नहीं मिलता क्योंकि ये हेल्दी ह्यूमन की बात करता है। ठीक है, यहाँ पर आपको ड्रग प्रूविंग की पॉइंट देखने को मिलता है, तो इसमें कोई ऑब्जर्वेशन अप्लाई होता हुआ नहीं मिलेगा। अगर पूछ ले कौन सा ऑब्जर्वेशन है जिसमें गुड प्रोग्नोसिस मिलता है, तो सेकंड ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन, फोर्थ ऑब्जर्वेशन और इलेवंथ पे हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर मिलेगा, फोर्थ पे हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर मिलेगा, थर्ड के ऊपर आपको होम्योपैथिक क्योर वाला जो कॉन्सेप्ट है, होम्योपैथिक एग्रावेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो देखने को मिलेगा, और सेकंड में रिवर्सिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। तो इन सभी में अगर आप देखेंगे तो आपका जो ग्राफ है वो कहीं ना कहीं लास्ट के नीचे के पॉइंट को टच कर रहा है, तो पेशेंट जो है वो क्योर की तरफ जाने वाला है। तो ये गुड ऑब्जर्वेशन समझे जाते हैं। इसके अपार्ट नाइन्थ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और इलेवंथ के अलावा जितने भी ऑब्जर्वेशन होते हैं वो सारे ऑब्जर्वेशन पुअर प्रोग्नोसिस दिखाते हैं। फर्स्ट, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, 10th, 12th, ये सारे के सारे ऑब्जर्वेशन में केस की जो कंडीशन है या पेशेंट की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट ही होती है। तो कैंट के हिसाब से 12 केसेस अगर आपके पास आते हैं, 12 तरीके के ऑब्जर्वेशन पैटर्न हो सकते हैं, उस 12 तरीके के ऑब्जर्वेशन पैटर्न में से सिर्फ 4 तरीके के ऑब्जर्वेशन पैटर्न ऐसे हैं जिसमें क्योर पॉसिबल हो पाता है, जो होते हैं सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और इलेवंथ। और बाकी का एक ऑब्जर्वेशन पैटर्न जो होता है वो आपको ध्यान रखना है कि वो ऑब्जर्वेशन पैटर्न में कोई प्रोग्नोसिस नहीं मिलता जो हेल्दी ह्यूमन पे होता है। बाकी रेस्ट सारे ऑब्जर्वेशंस जो भी होंगे वो दिक्कत वाले होंगे, इसीलिए हम इन ऑब्जर्वेशन के नंबर चेंज नहीं करते। आप आगे पीछे नहीं कर सकते किसी भी ऑब्जर्वेशन को, क्योंकि आप आगे पीछे अगर इनका नंबर या सीक्वेंस चेंज करेंगे तो यहाँ पर आपको फिर ये जो नंबर है या ये प्रोग्नोसिस है ये भी चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा, तो गड़बड़ी और कंफ्यूजन के चांसेस हो सकते हैं। तो इनका सीक्वेंस हमेशा याद रखना आपको फिक्स। अगर आपसे पूछे वो कौन सा ऑब्जर्वेशन है जो एग्रावेशन से रिलेटेड है, तो शुरू के 4 ऑब्जर्वेशन जो है वो एग्रावेशन से रिलेटेड हमें देखने को मिलते हैं। प्रोलॉन्ग एग्रावेशन एंड फाइनल डिक्लाइन ऑफ द पेशेंट, लॉन्ग एग्रावेशन एंड रिकवरी ऑफ द पेशेंट, एग्रावेशन इज क्विक, शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग, देन रैपिड इंप्रूवमेंट ऑफ द पेशेंट, एंड नो एग्रावेशन एंड देन एम्बुलेशन फॉलोज। ये आपको देखने को मिलता है शुरू के 4 में। तो आपको हमेशा एग्रावेशन के रिलेटेड 4 ऑब्जर्वेशन शुरू के देखने को मिलते हैं। अगर आपसे कभी पूछ ले एम्बुलेशन से रिलेटेड जो ऑब्जर्वेशन है वो कौन से हैं, तो आपको याद रखना है 5, 6, 7 के जो ऑब्जर्वेशन है ये सारे के सारे एम्बुलेशन से रिलेटेड आपको देखने को मिलते हैं। बेसिकली एम्बुलेशन कम्स फर्स्ट, एग्रावेशन कम्स आफ्टरवर्ड्स, टू शॉर्ट रिलीफ ऑफ द सिम्टम्स, ठीक है, फुल टाइम एम्बुलेशन येट नो स्पेसिफिक रिलीफ टू द पेशेंट। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन जो है ये 5, 6, 7 जो है एम्बुलेशन से रिलेटेड देखने को मिलते हैं। अगर आपसे पूछ ले स्पेशल केसेस वाले ऑब्जर्वेशन कौन से हैं, तो इसमें 8th वाला जो इडियोसिंक्रेसी को इंडिकेट करता है, 9th वाला ड्रग प्रूविंग को इंडिकेट करता है, ये स्पेशल केस है। ठीक है, डायरेक्शन के रिगार्डिंग अगर आपसे पूछ ले तो व्हेन न्यू सिम्टम सीम्स टू अपीयर वो 10th में देखने को मिलेगा, व्हेन ओल्ड सिम्टम सीम्स टू अपीयर ये 11th में देखने को मिलेगा। ठीक है, और व्हेन डिसीज टेक रॉन्ग डायरेक्शन, डिसीज एग्रावेशन, ये 12th में देखने को मिलेगा। कभी पूछ ले बेस्ट प्रोग्नोसिस किसका मिलता है, थर्ड ऑब्जर्वेशन का बेस्ट प्रोग्नोसिस होता है। मोस्ट डिजायर प्रोग्नोसिस जो होता है वो थर्ड ऑब्जर्वेशन का होता है, फिजिशियन का फेवरेट प्रोग्नोसिस होता है ये। वर्स्ट प्रोग्नोसिस पूछ ले किसका मिलेगा, तो फर्स्ट और 12th का प्रोग्नोसिस सबसे घटिया आपको देखने को मिलता है। चलिए, अगर जैसे आप ध्यान दे पाएँ तो यहाँ पर एक तरीके का मैंने ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ से भी आप चाहें तो कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए, अगर ध्यान से थोड़ा आप इस ग्राफ को देखें तो इसमें जो ऊपर का एक्सिस है ये आपको बता रहा है एग्रावेशन के बारे में। यहाँ पर एग्रावेशन वाला जो है सेक्शन ये ऊपर का एक्सिस के द्वारा बताया जा रहा है। जो नीचे का एक्सिस है वो एम्बुलेशन को इंडिकेट कर रहा है। ये जो बीच का पॉइंट है ये ओरिजिन पॉइंट है, या इस पॉइंट पे पेशेंट आपके पास आया था। तो हमारे सारे ऑब्जर्वेशन को इसमें नोट करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट से 8th ऑब्जर्वेशन तक मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। तो पहला ऑब्जर्वेशन था प्रोलॉन्ग एग्रावेशन एंड देन फाइनल डिक्लाइन ऑफ द पेशेंट, यानी ये वाला ऑब्जर्वेशन जिसमें आपको पहले एग्रावेशन होता हुआ देखने को मिल रहा है, उसके बाद जो पेशेंट है उसकी कंडीशन जो है वो डिक्लाइन या डिटोरिएट होते हुए आपको देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो है वो इस तरीके से आपको अप्लाई होता हुआ देखने को मिलेगा। सेकेंड ऑब्जर्वेशन की बात करें तो हमने पढ़ा था यहाँ पर एग्रावेशन जो था वो लॉन्ग था, पर एक लॉन्ग एग्रावेशन के बाद पेशेंट की कंडीशन स्लोली इंप्रूव हो रही थी। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनेगा जो ऑरेंज लाइन इंडिकेट कर रही है। थर्ड ऑब्जर्वेशन की बात करें तो यहाँ पे शॉर्ट एग्रावेशन हो रहा था एंड देन पेशेंट जो है वो क्विकली रिकवर कर जा रहा था, तो उसका ऑब्जर्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। फोर्थ ऑब्जर्वेशन में कोई भी एग्रावेशन नहीं मिल रहा था, पेशेंट कंप्लीटली रिकवरी की स्टेट में जा रहा था, तो वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन में एम्बुलेशन कम्स फर्स्ट, यहाँ तक एम्बुलेशन आ गया, इसके बाद सीधे पेशेंट एग्रावेशन स्टेट में जा रहा था, तो ये वाला ऑब्जर्वेशन जो है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा ग्राफ पेपर पे। सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन में पेशेंट के अंदर टू शॉर्ट रिलीफ ऑफ द सिम्टम देखने को मिला था, थोड़े कम समय के लिए पेशेंट के अंदर रिलीफ हो रहा था और फिर कंडीशन जो है वापस से वैसी स्टेट में पहुंच जा रही थी, तो ये सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा। देन सेवंथ ऑब्जर्वेशन की बात करें तो इसमें फुल टाइम एम्बुलेशन है, पूरे समय पेशेंट को आराम है पर वो कंप्लीट क्योर की तरफ नहीं जा रहा है, तो वो इस तरीके से इंडिकेट किया जाएगा।
एट्थ ऑब्जर्वेशन था हर सिम्टम्स जो है मेडिसिन का वो रिपीट हो रहा है पेशेंट के अंदर, कोई भी ड्रग वो दी जा रही है वो पूरी प्रूविंग कर दे रहा है। तो इस तरीके से जो जो दवाइयाँ आप उसको दे रहे हो वो सारी दवाइयाँ उसके ऊपर प्रूव होते हुए देखने को मिल रही है। तो ये फर्स्ट टू 8 ऑब्जर्वेशन थी जिसको ग्राफ पे इंडिकेट किया जाता है। 9th ऑब्जर्वेशन को आप ग्राफ पे इंडिकेट नहीं कर सकते, उसका कोई रिलेशन ही नहीं है इंडिकेट करने का, क्योंकि वो हेल्दी ह्यूमंस पे दी जा रही है, तो वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसके बाद अगर मान लो पेशेंट आपके पास करंट सिम्टम के साथ आया है, करंट स्टेट के साथ आया है और पुराने सिम्टम्स रीअपियर होने लगे, तो फिर 11th ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। अगर करंट सिम्टम के साथ आपको नए सिम्टम्स देखने को मिले जिसमें जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसके बाद पेशेंट को बेहतर फील नहीं हो रहा है, तो फिर वो मेडिसिनल एग्रावेशन हो जाएगा और 10th ऑब्जर्वेशन बन जाएगा। अगर ये जो नए सिम्टम्स आ रहे हैं इसमें मेडिसिन के सिम्टम नहीं है, डिसीज के सिम्टम बढ़ रहे हैं, तो फिर वो 12th ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से भी इसको ग्राफ पेपर पे सारा इंडिकेट किया जा सकता है।